चलिए एक क्विक रिवीजन हो जाए हम लोगों का जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। देखिए लास्ट क्लास में हम कह सकते हैं कि हमने एस फेज के बारे में पढ़ा था जो कि डीएनए सिंथेसिस फेज हो गया। डीएनए सिंथेसिस फेज में क्या क्या चीजें हमको नजर आई? भाई डीएनए सिंथेसिस फेज में रेप्लिकेशन हुआ किस चीज का? क्रोमोजोम का या हम कह सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, लेकिन क्रोमोजोम का नंबर उतना ही रहता है, खाली क्रोमोजोम में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। फिर हमने जी2 फेज को पढ़ा जहाँ पे ट्यूब्यूलिन का सिंथेसिस होता है। एस फेज में ही क्या है, एस फेज में ही सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो था एक पाई चार्ट हमारे पास था जहां पे पाई चार्ट में हम लोगों ने देखा था वेरियस स्टेजेस को, जी1 एस जी2, और ये सारे क्या थे, एम फेज थे। फिर हम लोगों ने देखा चेक पॉइंट्स के बारे में। फिर हम लोगों ने देखा डिवीजन फेज, एम फेज, जो कि एक्चुअल डिवीजन फेज है। एम फेज की हम बात कर रहे हैं तो पहले कैरियोकाइनेसिस की बात करेंगे, फिर साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस एनिमल्स में अलग तरीके से होता है, प्लांट में अलग तरीके से होता है। ये सारे स्टेजेस थे, हमने प्रो फेज तक पढ़ा था जो कि लॉन्गेस्ट फेज होता है। इस फेज में क्या 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 चीजें हमने पढ़ा कि क्रोमेटीन है भाई, कंडेंस होता है, क्रोमोसोम बनाता है, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है, साइटोप्लाज्म विस्कस हो जाता है। बिफोर या अर्ली प्रोफेज में ये सारी स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, लेट प्रोफेज में ये सारी चीजें क्या हो जाती है, टूट जाती हैं। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाता है, ईआर डिसअपीयर हो जाएगा, गोल्जी ब्रेडी हट जाएगा, सेंट्रियोल जो डुप्लीकेट कर गया था अपोजिट पोल में मूव करके चला जाएगा। क्रोमेटीन जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर लेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टूट जाता है एंड इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो भी क्या हो जाता है, अब डिसअपीयर हो जाता है। यहां तक भाई हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे हमको पढ़ना है, ठीक है, इसके आगे हमको पढ़ना है। एंड इसके आगे अगर मैं बात करूं तो इसके बाद का जो स्टेज है दैट इज द मेटाफेज। मेटाफेज की हम बात करें तो मेटाफेज में एक्चुअली क्या हो रहा है, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे बिल्कुल ही अलाइंड हो जाते हैं एंड इसी चीज को हम मेटाफेज कहते हैं, ठीक है, इसी चीज को हम लोग मेटाफेज कहते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेज हमें पढ़ना है दैट इज द मेटाफेज। तो हम लिखते हैं नेक्स्ट स्टेज जो है हमारा वो है मेटाफेज। अब प्रोफेज, बी लिख लीजिएगा, मेटाफेज, मेटाफेज। देखो मेटाफेज की हम बात करें तो भाई क्या चीजें हो रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, पूरे तरीके से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है टूट गया है एंड क्रोमोसोम बिल्कुल ही फ्री हो जाता है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, complete disintegration of the nuclear membrane, of the nuclear membrane marks the start of metaphage। मेटाफेज में पहुंचने के बाद जो क्रोमोसोम का या हम कह सकते हैं क्रोमेटीन का जो कंडेंसेशन हो रहा था, वो कंडेंसेशन क्या होता है, पूरे तरीके से वो हम कह सकते हैं पूरा हो जाता है। एंड ये कंडेंसेशन पूरे तरीके से पूरा हो जाता है एंड क्रोमेटीन जो है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम
एक मिनट, नेटवर्क कट गया था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे क्रोमेटीन का जो कंडेंसेशन है वो प्रॉपर हो जाता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स completed. Condensation of chromosomes completed. And they become visible. They become clearly visible, हम लिख सकते हैं। दिखता तो पहले ही है, लेकिन अब clearly साफ साफ दिख रहा है। Clearly visible. Best stage to study the morphology of chromosome. To study the morphology of chromosome. Chromosome. अब देखो, साइटोप्लाज्म में जो स्पिंडल फाइबर्स बना है ना, वो इस क्रोमोसोम के हम कह सकते हैं दोनों साइड जो डिस्क शेप प्रोटीनेशियस डिस्क शेप स्ट्रक्चर था, याद करिए हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को देखा था, तो वहां पे देखा था दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम काइनेटोकोर्स कहते हैं। इसी काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होता है। ठीक है, तो काइनेटोकोर्स एक्चुअली क्या कर रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करने का जगह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स स्पिंडल फाइबर्स get attached get attached with chromosomes at kinetochores course। लिखी तो हो गया।
हाँ शुभम बोलिए। कुछ बोल रहे हैं? एक मिनट रुकिएगा। देश का सहयोग है। हेलो, बोल रहे ये 11th में शुभम एडमिटेड है। हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रहा? हाँ बोल रहे कि कहाँ हो? ऑफिस में है? हाँ। चलिए, देखिए, हम लोग मेटाफेज की बात कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेटाफेज में, अब देखो डायग्रामेटिकली अगर हम लोग देखेंगे तो क्या क्या चीजें हो रही हैं। जैसे मान लो हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को यहाँ बना रहे हैं। अ, 4 क्रोमोसोम बनाएंगे, चारों अलग अलग रंग का बनाएंगे ताकि पहचानने में आसानी हो। देखो चारों, अब दोनों क्रोमेटिड जो है वो हमको अलग अलग नजर आएंगे। ठीक है, दोनों क्रोमेटिड जो है हमको अलग अलग नजर आएंगे। ये सेंट्रियोल है इस साइड। ठीक है, ये सेंट्रियोल है इस साइड। दो सेंट्रियोल है, दोनों से अटैचमेंट की हम बात कर रहे हैं। हम ये बनाए भाई, ये मेरा एक क्रोमेटिड ये हो गया। ठीक है,
देखो हम कह रहे हैं ये जो क्रोमेटिड है ये ऐसे प्रेजेंट है, एंड इस पे अटैच है स्पिंडल फाइबर्स। एंड अटैच कहाँ रहेगा? अगर मैं अटैचमेंट की बात करूं तो यहाँ पे कुछ प्रोटीनेशियस डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम काइनेटोकोर्स बोलते हैं भाई। इन डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स पे ही क्या होते हैं? अटैचमेंट होता है। ये जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सेंट्रोमेयर पे, इन्हीं को हम लोग काइनेटोकोर्स कहते हैं। काइनेटोकोर्स अटैच होते हैं। अगर हम यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स की बात करें तो ये यहाँ पे अटैच है इससे, फिर ये इससे अटैच है, ठीक है, फिर ये इससे ऐसे अटैच है, फिर ये इससे अटैच है। फिर ये इससे अटैच है, फिर ये इससे अटैच है। देखो यहाँ पे जिलेशन ऑफ प्रोटीन होता है पोल्स पे, तो कुछ ऐसे रेज हमको नजर आते हैं, रेज लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम एस्ट्रल रेज कहते हैं। यही है मेटाफेज। अब देखो मेटाफेज में ये वाले फाइबर्स कौन से हो गए? ये है स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। अब ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस नहीं है क्या? देखो एक तरफ तो वो सेंट्रियोल से अटैच है लेकिन दूसरी ओर वो सेंट्रियोल से नहीं अटैच है, ठीक है, दूसरी ओर सेंट्रियोल से नहीं अटैच है। तो ये वाले जो स्पिंडल फाइबर्स है इनको डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कहते हैं। डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, ठीक है। एंड बीच बीच में क्या होते हैं? सपोर्टिंग फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो ऐसे यहाँ से एक सेंट्रियोल से निकलते हैं दूसरे सेंट्रियोल पे जाते हैं, ठीक है। ये जो है हम कह सकते हैं ऐसे, ऐसे। ये है कंटिन्यूअस फाइबर्स, इसको कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। जो कि सपोर्टिंग फाइबर है, ठीक है। ये जो डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है इसको क्रोमोसोमल फाइबर्स भी कहते हैं हम लोग, क्रोमोसोमल फाइबर्स। और इनको हम लोग सपोर्टिंग फाइबर्स कहते हैं। सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई क्रोमोसोम जो है उनको अपने जगह से उतना हिलने नहीं दे रहे, बीच बीच में प्रेजेंट होंगे, सपोर्टिंग फाइबर्स। एंड ये जो है हमारा पूरा सेल हो गया, ठीक है, ये हमारा पूरा सेल हो गया। ये क्या है भाई? काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। अब देखो अभी ये मेटाफेज में ट्रांजिट हुआ है, अभी ये मेटाफेज का एक्चुअल स्टेज नहीं है, इसको हम ट्रांजिशन टू मेटाफेज कह सकते हैं। ट्रांजिशन टू मेटाफेज। इसके बाद से क्या होगा? आप देखो ये जो दोनों क्रोमोसोमल फाइबर्स है ये खींचना स्टार्ट होंगे, ठीक है। खींचना स्टार्ट होंगे तो क्या हो जाएगा? बीच में आ जाएगा, मतलब कि अब खींचना ऐसा नहीं कि खींच के बीच में कर देगा। अगर मान लो इस साइड ये क्रोमोसोमल, अब समझो फॉर एग्जांपल इसको हम ले रहे हैं, तो इसको ये नजदीक है तो ये वाला इलोंगेट होगा, ये वाला शॉर्टन होगा, तो इसको बीच में लेते आएगा। इस फाइबर को ले रहे हैं तो ये वाला शॉर्टन होगा, ये वाला क्या होगा? इलोंगेट होगा, तो बीच पे ले जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाता है? इस बीच के इक्वेटोरियल प्लेट पे सारे के सारे जो क्रोमोसोम है हमारे वो अरेंज हो जाते हैं, मतलब कि एक लेवल बन जाता है, एक लेयर बन जाता है क्रोमोसोम का बीच में इक्वेटर पे, ठीक है, मिडिल पॉइंट पे, जिसको हम मेटाफेजिक प्लेट भी कहते हैं या क्रोमोसोमल प्लेट भी कहते हैं। तो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, अब कितने अरेंज होंगे? 46 एक बार में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली जो अगर हम बात करें
तो इसके बाद का स्टेज क्या होगा देखते हैं। ठीक है, यहां तक लिखिए, तो बनाइए तो इसको। बना लीजिएगा तो बोलिएगा। अगर देखो, अगर हम स्पिंडल फाइबर्स की बात कर रहे हैं, हम स्पिंडल फाइबर्स की बात कर रहे हैं, तो इसका कंपोजिशन मेनली ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का ही बना होता है, जिसमें 97% पार्ट जो होता है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। एंड 3% जो पार्ट है वो आरएनए का बना होता है। 3% जो पार्ट है इट इज मेड अप ऑफ आरएनए। ये है स्पिंडल फाइबर्स का कंपोजिशन। हो गया। चलिए, देखिए,
इसके बाद से जो हमें पढ़ना है ये है, अब देखो इसके बाद का स्टेज क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके बाद का स्टेज, कि इसके बाद का स्टेज होगा क्या एक्चुअली, तो सिंपल जो क्रोमोसोम्स हमने बनाए हैं ये वाले, ठीक है, ये फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली दे गेट अलाइंड एट द इक्वेटर, दे गेट अलाइंड एट द इक्वेटर। हाँ प्रिंस बोलिए। सर। हाँ बोलिए। सर सर ऑफलाइन क्लासेस कब से होगी सर? ऑफलाइन क्लासेस अब इस मंथ में मोस्ट प्रोबेबली खुलना चाहिए। सर ऑनलाइन में ना बड़ी दिक्कत हो रही है सर, गर्लफ्रेंड ही नहीं पट रही। सर आपकी तो होगी। क्या चीज, क्या नहीं हो पाती है? सर हाँ बोलिए, क्या नहीं हो पाती है? नहीं सुने थे। सर ऑफलाइन क्लासेस करवा दीजिए, ऑनलाइन में गर्लफ्रेंड ही नहीं पढ़ पाती सर। आपकी तो होगी सर। अच्छा, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसी के लिए पढ़ रहे हो क्या? ब्लू। सर प्लीज सर बताइए ना, नहीं बन रही है गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेंट्रियोल जो है, इससे जो स्पिंडल फाइबर अटैच है, इसके कारण हम कह सकते हैं कि इक्वेटर पे सारे के सारे क्या हो गए, क्रोमोसोम वेल अलाइंड हो जा रहे हैं।
ठीक है, वेल अलाइंड हो जा रहे हैं। ये काइनेटोकोर्स हो गए। देखिए, ये हम कह रहे हैं कि बीच में इक्वेटर पे अलाइन हो गए एंड ये जो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम मेटाफेजिक प्लेट या फिर इसको हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। बनाइए तो। नहीं श्रेयांश, अगर ये प्लेट नहीं बनेगा तो एक्चुअली डिवीजन नहीं होगा। देखो एक्चुअली होता क्या है, ये प्लेट पे बन गया, अब धीरे धीरे ये क्या होगा, शॉर्टन होता चला जाएगा। जब शॉर्टन होगा तो खिंचाव होगा, अब ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो बीच में से सेंट्रोमेयर टूट जाता है। सेंट्रोमेयर का टूटना ही एनाफेज का स्टार्टिंग है। एनाफेज वहीं से क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रोमेयर जैसे ही टूटता है तो एनाफेज क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। हाँ, एनाफेज में क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाता है, या हम कह सकते हैं ब्रेक हो जाता है।
हो गया। चलिए देखिए इसके बाद से एक्चुअली होगा क्या, तो यहाँ पे अगर मैं मेटाफेज की बात करूँ तो मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि मेटाफेजिक प्लेट, यानी कि हम कह सकते हैं इक्वेटोरियल प्लेट जो है वो फॉर्म कर जाता है, मतलब जितने भी क्रोमोसोम होते हैं अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर पे। नेक्स्ट इसके बाद से क्या होगा, ये जो क्रोमोसोमल फाइबर्स है वो एक्चुअली शॉर्ट होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स, spindle fibers starts shortening, shortening, which results in the splitting of splitting in the splitting of centromere of centromere, which marks the beginning of anaphase, which marks the beginning ऑफ एनाफेज। एनाफेज का स्टार्टिंग ही हम कब बोलते हैं, जैसे मेटाफेज का स्टार्टिंग हम कब बोलेंगे, मेटाफेज का स्टार्टिंग हम बोलेंगे जैसे ही क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस हो जाएगा तो हम कह देंगे कि मेटाफेज आ गया, ठीक है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोमल कंडेंसेशन तो पूरी तरीके से सॉरी जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से टूट गया तो हम कह देंगे मेटाफेज आ गया। उसी तरीके से जैसे ही स्प्लिट हो जाता है सेंट्रोमेयर हम कह देते हैं एनाफेज स्टार्ट हो गया। तो एनाफेज स्टार्ट हो जाएगा तो अब क्या होगा, वो क्रोमोसोमल फाइबर क्या होगा, छोटा होना स्टार्ट होंगे। ये क्रोमोसोमल फाइबर क्या होंगे, छोटे होने स्टार्ट होंगे। लिखिए तो यहाँ तक। हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेज लिखिएगा जो कि है सी, जो कि है एनाफेज।
ठीक है। नेक्स्ट स्टेज लिखेगा सी, दैट इज एनाफेज। एनाफेज में मैंने क्या बताया, क्रोमोसोम जो है वो टूट गया। अब देखो जैसे ही क्रोमोसोम टूटता है तो दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई, सॉरी ये बड़ा बन गया, ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है, ठीक है, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। क्रोमेटिड जो है वो अब सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। क्रोमेटिड जो है वो है अब सेपरेट हो जाएंगे, एंड सेपरेट होके वो मूव करना स्टार्ट करेगा। देखो ये वाले जो फाइबर्स हमको नजर आ रहे हैं, ये क्रोमोसोमल फाइबर्स है, ठीक है, ये क्रोमोसोमल फाइबर्स है। ये छोटा होना स्टार्ट होगा, बीच में क्या हो गए, सपोर्टिंग फाइबर्स हो गए, ये सपोर्टिंग कर ही रहा है, ठीक है। ये तीन तरह के फाइबर्स हमको नजर आ रहे हैं, दो तो दिख गया, ठीक है। ये क्या हो गया, काइनेटोकोर हो गया, जिससे वो स्पिंडल फाइबर अटैच है, साथ ही साथ इनके बीच भी फाइबर्स बन जाते हैं। ये दो जो क्रोमेटिड सेपरेट किए है ना, इनको इंटरजोनल फाइबर्स बोलते हैं हम लोग। इंटरजोनल फाइबर्स क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, क्रोमोसोमल फाइबर धीरे धीरे छोटा होगा, तो एक तरफ से पुश कर रहा है अंदर से, जो ठेल रहा है बाहर की तरफ, और उधर क्या है, पुल कर रहा है। तो पुलिंग पुशिंग से क्या है, क्रोमोसोम अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल पे क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं, ठीक है। पुलिंग एंड पुशिंग से वो अपने अपने, ये क्या हो गए, क्रोमोसोमल फाइबर्स हो गए, क्रोमोसोमल फाइबर्स, ठीक है। ये वाले क्या हो गए, इंटरजोनल फाइबर्स, इंटरजोनल फाइबर्स। ये व्हाइट वाला क्या हो गया, सपोर्टिंग फाइबर्स, सपोर्टिंग फाइबर्स, फाइबर्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रियोल हो गया, ये सेंट्रियोल हो गया। सेंट्रियोल पे जिलेशन ऑफ प्रोटीन से ये एस्टर्स बनते हैं, इनको एस्टर रेज कहते हैं, एस्टर रेज। क्यों बने, ड्यू टू जिलेशन ऑफ प्रोटीन, जिलेशन ऑफ प्रोटीन। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, सपोर्टिंग फाइबर सपोर्ट कर रहा है, इंटरजोनल फाइबर्स क्या होगा, पुश करेगा, पुशिंग होगा, एंड क्रोमोसोमल फाइबर्स क्या करेंगे, पुलिंग करेंगे। पुलिंग पुशिंग से रिजल्टेंट क्या हो गया, रेस्पेक्टिव जो क्रोमेटिड है वो कहाँ पहुंच गए, अपने अपने पोल्स पे पहुंच गए, ठीक है। हर एक क्रोमोसोम को,
अब देखो जैसे ही वो स्प्लिट होता है ना, तो अब हर एक क्रोमोसोम कहलाता है, समझना इस चीज को। अब उसको क्रोमेटिड नहीं कहेंगे, इसको हर एक को हम इसको क्या कहेंगे, क्रोमोसोम कहेंगे। हर एक क्रोमोसोम को यहां से यहां जाने में 30 एटीपी एनर्जी लगता है, ठीक है। सेंटर से हम कह सकते हैं पोल तक पहुंचने में 30 एटीपी एनर्जी लगता है। तो एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमेयर एंड क्रोमोसोम विथ वन क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल्स। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनाफेज। तो एनाफेज, अगर मैं शेप ऑफ क्रोमोसोम के लिए बात करूंगा, तो स्टडी फॉर शेप ऑफ क्रोमोसोम की एल शेप का है कि वी शेप का है, स्टडी फॉर शेप ऑफ क्रोमोसोम, शेप ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। फिगर बनाइए तो हो गया। तो देखिए एनाफेज की हम बात करें कि एनाफेज में क्या क्या चीजें हैं एक्चुअली, तो थोड़ा लिख लेते एक दो पॉइंट। by pulling and pushing
by pulling and pushing, by pulling and pushing mechanisms mechanisms chromosomes chromosomes rapidly move move towards the opposite poles. At each sorry as each chromosome, देखो पहले कौन मूव करेगा? अगर मैं खींचूंगा, इधर से बांधा हुआ हूं तो ये खींचेंगे तो यही आगे आएगा, और आर्म क्या हो जाएगा? पीछे की तरफ चला जाएगा। मतलब टुवर्ड्स पोल कौन सा साइड रहेगा? सेंट्रोमेयर रहेगा। एंड आर्म्स उसका जो होगा वो सेंटर के टुवर्ड्स रहेगा। एज ईच क्रोमोसोम moves away moves away from the equatorial plate, from the equatorial equatorial plate from the equatorial plate, the centromere of each chromosome is towards the pole, and hence at the leading edge, ADG, leading edge, with the arms trailing behind. trailing behind यही है हमारा एनाफेज। मतलब एनाफेज में ही हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो मूव करता है। अब क्रोमेटिड जो है वो स्प्लिट कर गया एंड वो मूव करेगा, लीडिंग एज एंड आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड।
हो गया। लास्ट स्टेज आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आज का हमारा लास्ट टॉपिक ही रहेगा, दैट इज टीलोफेज। टी लिखिएगा, टीलोफेज, टीलोफेज। देखिए, टीलोफेज की हम बात करें तो इसको रिवर्स प्रोफेज भी कहते हैं, रिवर्स प्रोफेज। अच्छा, लिख लिख लीजिए शिवांगी। हो गया। इट डिपेंड्स अपॉन सेल टू सेल, क्रिश। कितना सेल, ह्यूमन चिक सेल का मैंने बताया था 24 घंटे कल्चर मीडियम में रहता है तो डिवाइड करता है। नेक्स्ट देखिए, टीलोफेज की हम बात कर रहे हैं तो टीलोफेज में क्या है कि जो क्रोमेटिड है, समझना है इस चीज को, ये पोल पे पहुंच जाता है। अब ये क्रोमेटिड क्रोमोसोम वगैरह नहीं होता है, वापस डीकंडेंस कर जाता है, एंड डीकंडेंस करके एक हम कह सकते हैं वापस क्रोमेटीन लाइक स्ट्रक्चर। देखो प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंस हुआ था, यहाँ वापस क्या हो गया, डीकंडेंस हो गया। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर ईआर भी बन जाएगा, ईआर के बाद क्या है, गोल्जी बॉडी भी बन जाएगा, एंड इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी आ जाएगा। तो जस्ट रिवर्स है प्रोफेज का, जो सारी चीजें प्रोफेज में हुई थी वही यहाँ क्या होता है, रिवर्स हो जाता है यहाँ पे, ताकि दो सेल के रूप में इंडिविजुअली, अब दो न्यूक्लियस पहले बन जाए तब दो सेल के रूप में वो बट जाएगा। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज अ कंपाउंड। हम लोग इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज बायोमोलिक्यूल, उसमें ये सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। चिक सेल श्रेयांश इसलिए लेते हैं ना क्योंकि वो बहुत जल्दी रिपेयर करते हैं, मतलब डिवीजन बहुत ज्यादा है, इसीलिए देखो हमको जब माइटोसिस स्टडी करना होता है ना, तो अगर प्लांट की बात करें तो अनियन रूट टिप सेल लेते हैं। आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा अनियन रूट टिप सेल का 9th क्लास में, क्योंकि वो बहुत तेजी से डिवाइड करता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है, इसी वजह से। तो हम कह सकते हैं द क्रोमोसोम that have reached reached their respective their respective poles decondense decondense and lost their individuality,
individuality, lost their individuality। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, अब क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम के रूप में नहीं नजर आएगा, वो वापस क्रोमेटीन के रूप में बनना स्टार्ट हो जाता है। यहीं पे दैट इज करके जोड़ लेते हो, दैट इज द इंडिविजुअल क्रोमोसोम, individual chromosomes can no longer can no longer be seen be seen फिर उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन assembles around the chromosome cluster। न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी एंड ER रिफॉर्म, फिर से क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, ठीक है, रिफॉर्म करते हैं। तो इसी को हम लोग कह रहे हैं कि भाई इसीलिए तो ये रिवर्स ऑफ प्रोफेज है, क्योंकि यहाँ सब चीजें क्या हो रही है, वो सारी चीजें हो रही है जो प्रोफेज में हुआ था, जस्ट उसका उल्टा होगा। नहीं नहीं, क्रोमेटिन को सेव करने के लिए नहीं, हम कह सकते हैं क्रोमोसोम क्लस्टर क्या होता है प्रवीण, को क्रोमोसोम क्लस्टर कहते हैं जो क्रोमोसोम इकट्ठा हो गए, जो स्पिंडल फाइबर्स उसको खींच खींच के ला के कहाँ रख दिया है, उस सेंट्रियोल के अराउंड, तो एक पोल पे जो इकट्ठा हो गए हैं, एक क्लस्टर बन गया है, उसी को क्रोमोसोम क्लस्टर कहते हैं, एकजुट या एक ग्रुप को कह सकते हैं।
निशांत शुरू से पूरा नोट्स लिख रहे हैं आप, तो टाइम तो लगेगा, इट डिपेंड्स अपॉन योर राइटिंग स्पीड कि कितना देर में आप कर लोगे। टेंडर बांट दो, घर में छोटा भाई है तो पकड़ो उसको, लिखवा लो, कुछ खिला देना उसको या पार्टी दे देना। लेकिन जो छोटे भाई होते हैं उनसे डील क्रैक नहीं हो पाता है क्योंकि अननेचुरल डिमांड रहता है। हाँ चांस हो गया है यही। अच्छा, ओ सॉरी, मैं बोले जा रहा था। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 4 लेक्चर तो लगेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि ये माइटोसिस तो हमारा खत्म हो गया, साइटोकाइनेसिस है, मियोसिस बड़ा है। आई होप कि 3 लेक्चर में हो जाए, लेकिन 3 साढ़े 3 लेक्चर लगेगा ही। एंड क्वेश्चन एक चैप्टर हमारा हो गया है, एक चैप्टर का मैं क्वेश्चन, आप मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोट्स पढ़ लीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा, उस क्वेश्चन को भी बना लीजिएगा। एक दिन संडे को इसका डीएसएस रख लेंगे उस चैप्टर का, सेल का, एंड ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसका भी रख लेंगे। क्वेश्चन अच्छे से बनाना है। देखो, बायोलॉजी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं होती है एक्चुअली, आपको कंटेंट को बार बार रिवाइज करना होता है। ज्यादा क्वेश्चन बनाने का समय, और देखो बायो पढ़ना स्टार्ट करोगे अभी लगेगा कि अभी पढ़ते पढ़ते अभी डॉक्टर बन जाए, लेकिन ऐसा मत करना, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री में मेहनत करना, सिलेक्शन वही दिलवाएगा। बायो सिर्फ स्कोर मेंटेन करवाएगा आपको, 360 में आप 340 भी लेते आइएगा। फिजिक्स में भी आपको कम से कम 180 में मान के चलो कि 140 प्लस दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के रहना चाहिए, मिला के नहीं, अलग अलग 140 140, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 360 नंबर का हो गया, 360 का बायो, तो 360 में 300 प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री से लाना होगा आपको मिला के, तो उसके लिए काफी मेहनत लगेगी। क्वेश्चन जैसा आप बायो में क्या है ना, बायो में देखो थियोरेटिकल पोर्शन है, जो क्वेश्चन पढ़े रहोगे टॉपिक वही वैसा ही क्वेश्चन रहेगा एग्जामिनेशन में, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। न्यूमेरिकल्स पोर्शन होता है, क्वेश्चन इवन ट्रिकी भी रहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा घुमाया रहता है, तो वहां मेहनत करना है। और देखो, आप मान लो 45 क्वेश्चन बना रहे हो तो उसमें आप 20 क्वेश्चन सही बना रहे हो तो उसे मैटर आज के डेट में नहीं करता है। 45 में कम से कम आपका क्वेश्चन रखना चाहिए। और हमेशा क्वेश्चन बनाने बैठो ना तो टाइमर के हिसाब से बैठो, ठीक है। जैसे मान लो फुल लेंथ हम बोल रहे हैं, इंडिविजुअली नहीं, फुल लेंथ जब टेस्ट एक चैप्टर का बनाने क्वेश्चन बैठो तो फिजिक्स के लिए 1 घंटा रख लेना, केमिस्ट्री के लिए 50 मिनट रख लेना, एंड बायो के लिए 45 मिनट रख लेना विथ ओएमआर। ओएमआर क्या करो ना कि 45 या 90 क्वेश्चन का ना तुम निकाल लो, एक डाउनलोड कर लो पीडीएफ में, उसको प्रिंट करा के रख लो। जितने क्वेश्चन बनाओगे ना साथ ही साथ ओएमआर रंगने का भी प्रैक्टिस कर लेना, जिससे होगा कि ओएमआर गलत नहीं होगा। क्योंकि आई थिंक अभी तक तो ऑफलाइन है,
फ्यूचर में भी नीट जो है, क्योंकि एग्जाम का कुछ थोड़ा फॉर्मेट ही उसका दूसरा है, जिसकी वजह से वो मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन ही रहेगा, ऑनलाइन जल्दी नहीं होगा। बनवा देंगे बिल्कुल श्रेयांश, लेकिन जैसे बताएंगे वैसे पढ़िएगा तभी ना बनिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक मिलेंगे साइटोकाइनेसिस के साथ नेक्स्ट क्लास में। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, 180 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहता है। निशांत, ऑफलाइन कब से स्टार्ट हो रहा है? आई थिंक इस मंथ में होना चाहिए स्टार्ट, मोस्टली आई थिंक इस मंथ में होना चाहिए। अब देखो गवर्नमेंट का कुछ तो नोटिफिकेशन, कुछ चीज़ें लूज होंगी तो खुल जाएगा। कोचिंग तो एटलीस्ट खुल ही जाएगा, स्कूल का तो पता नहीं, लेकिन कोचिंग तो खुल ही जाएगा। आई होप कि दिस मंथ, इस मंथ में आपका कोचिंग ओपन हो जाए। वी ऑल आर होपिंग। और चल रहा है निशांत कोचिंग? हाँ चल रहे होंगे कोचिंग, जो चल रहे होंगे, जो लोकल लेवल पे हैं। हम लोगों के साथ थोड़ा रेस्ट्रिक्शन हो जाता है चीज़ों को लेके। हम भी ट्राई कर रहे हैं, थोड़ी और चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो हम भी खोल देंगे। हमारे लिए भी ऑफलाइन पढ़ाना बहुत हेडक का काम है। बहुत सारी बदतमीजियाँ होती हैं। आज कुछ हुआ भी, आपने भी देखा, जिसको हम हैंडल नहीं कर पाते। साथ ही साथ एक सेटिस्फैक्शन भी नहीं होता है। एक वन टू वन इंटरेक्शन में ज़्यादा ही सेटिस्फैक्शन होता है कि चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आई होप दिस इस मंथ में हमारा कोचिंग खुल जाए। अ, लेकिन देखिए मीडियम कुछ भी हो, आप ये देखो कि आप सिंसियरली करोगे ना तो आपकी चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी। ऐसे मत देखना कि ये चीज़ें, ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो फिर से ऑफलाइन खुलेगा तो यही चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो आप देखोगे ये चीज़ कि आप कोशिश करो कि आप जितनी चीज़ें अभी ऑनलाइन में हो रही है उन चीज़ों को बाय हार्ट एकदम एकदम 100% इफेक्टिवनेस के साथ आप कंप्लीट करो अपने सिलेबस को। देखो मान लो हम लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, दूसरा भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद से थर्ड चैप्टर, एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा जो कि मेजर यूनिट है। आपको मैं बताता हूँ रियलिटी, हम लोग बहुत पहले कंप्लीट कर रहे हैं। आप सेल वगैरह आप देखोगे तो कि आप देखोगे कि सेल वगैरह जो चैप्टर है वो काफ़ी मतलब ह्यूज पढ़ाया जाता है, 2 महीना 2.5 महीना सेल ही पढ़ाता है लोग। तो वैसे हम लोग नहीं चलते, क्योंकि हमारे पास बर्डन रहता है कि सिलेबस का टाइम टाइम पे कंप्लीशन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। यस निशांत, मुझे मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे सोच पे बुरा लगता है जो अभी अभी वो बच्चे ऐसे हैं, आपका फेज ऐसा है कि आप 10th से 11th में आ गए। जो बच्चा को ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि उसको बिहेव कैसे करना है, वो लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक टाइम जोन होता है, हम कह सकते हैं, जब वो चीज़ उसी समय पे अच्छा लगता है। और मेरे को कोई डिफेम करके या एम्बेरस करके कोई कुछ नहीं करेगा, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, वो जो भी करे अपने लाइफ में। हाँ क्लास में करेगा तो फिर ये इनटॉलरेबल होगा मेरे लिए। क्रिश, बायोलॉजी ओवरऑल बात करें तो जैसा हम लोग चल रहे हैं तो आई थिंक दिसंबर और जनवरी में ये हमारा बायो का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, 11th का। अगर क्लासेस और बढ़ती हैं तो और यस बिल्कुल, उसके बाद रिवीजन, और उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि रिवीजन कैसे करना है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार बना लेंगे, 10 साल के 15 साल के क्वेश्चन को। एग्जाम कब होगा? एग्जाम आपका 11th का एग्जाम जनरली मार्च में होता है। यस श्रेयांश, नीट बेस्ड करवाएंगे हम लोग। नीट के ही क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, नीट एम्स और जिपमर के क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। 3 मेजर एग्जाम्स होते थे, आज के डेट में तो नीट है, लेकिन थोड़ा हाईली एलिवेटेड एग्जाम्स है जो कि बंद हो गया अभी, एम्स और जिपमर। क्वेश्चन उसमें टफ रहता था। यस निशांत, बोर्ड का जो क्वेश्चन होता है ना 11th का बाबू,
11th का तो बोर्ड उतना होता नहीं है, ठीक, उतना क्या मतलब स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, लेकिन हाँ अब देखो अभी के सिनेरियो में उसको भी बड़ा सीरियसली लेना है कि देखो 12 का मार्क्स आपका 30% 11th पे डिपेंड हो गया, तो बहुत अच्छे से हाँ बोर्ड्स के भी देखो इसमें एक चैप्टर हो गया है, अभी हम एक आपको देंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, अगले क्लास में सेल का, ठीक है श्रेयांश, प्रैक्टिस सेशन रखते हैं हम लोग और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, मैं अभी दूंगा आपको, देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन बना लोगे काफी अच्छा रहता है, एग्जाम्पलर में आपको 15-20 ऑब्जेक्टिव रहता है, मल्टीपल चॉइस के बाद आपका वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है, तो वैसा तरह का क्वेश्चन आपको करने की प्रैक्टिस रखनी है।